हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगची अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता था, इसलिए शादी से बचने के लिए उसने अपने ऊपर एक कर्स ले लिया जिससे वो फॉक्स में कन्वर्ट हो गया था। अब वांगची के ऊपर से ये कर्स तभी हटेगा जब वो अपने सोलमेट से मिलेगा, क्योंकि वांगची अपनी मदर की तरह एक फॉक्स स्पिरिट है। इसलिए शिजन को पहले लगा कि वो बस थोड़ी देर के लिए ही फॉक्स बना है, लेकिन जब उसने उन पेपर को पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। इस सिचुएशन में वो लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से वांगची को अपनी गोद में उठाया और साथ में उन पेपर को भी लिया जो टेबल पर रखे हुए थे, और वो दौड़कर जिंगसी से बाहर आ गया। वो सबसे पहले उस इंसान के पास गया जिसको कि फॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। शिजन दौड़कर अपनी मदर के दरवाजे के सामने गया। उसने दरवाजे पर जोर जोर से नॉक किया। उसकी सांसें भी बहुत तेज़ चल रही थी। उसे पता है कि सेक्ट में दौड़कर जाना रूल तोड़ना है, लेकिन अभी जैसी उसकी सिचुएशन है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी मदर ने दरवाज़ा नहीं खोला और शिजन के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो वांगची को अपनी गोद में इधर उधर कर रहा था। जब उसकी मदर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने एक बार फिर से नॉक किया। शिजन कहता है, मदर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इमरजेंसी है। मैं जानता हूँ ये मिलने का टाइम नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी काम है। प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। अगर मुझे पूरा दिन भी इंतज़ार करना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। वांगची शिजन की गोद में था। उसने भी थोड़ी आवाज़ की। बहुत देर हो गई थी लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और अंदर से एक सॉफ्ट सी वॉइस आई। मैडम लेन कहती है, तुम दोनों को यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? अगर ऐसा होगा तो तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। इस पर शिजन हेड से करके कहता है, हमें किसी ने भी नहीं देखा, और अगर देखा भी होगा तो मैं अंकल को समझा दूंगा, वो हमें माफ़ कर देंगे। इस मैटर में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। मैडम लेन ने शाई किया और फिर उन्होंने शिजन को वांगची के साथ अंदर आने दिया। अंदर जाकर शिजन अपनी माँ को वो पेपर दिखाकर कहता है, मदर इसने अपने ऊपर कर्ज ले लिया है। मैडम लेन ने शिजन के हाथ से उन कागज़ को लिया। मैडम लेन अपनी सीट पर नीचे बैठ गई थी। शिजन भी उनके सामने ही बैठ गया। वो उन्हें देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। वांगची उसकी गोद में उसे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन शिजन ने उसे टाइटली पकड़े रखा। लेकिन जब वांगची ने बहुत स्ट्रगल किया तो शिजन ने उसे छोड़ दिया। वांगची टेबल के नीचे से जाते हुए दूसरी तरफ चला गया और जाकर अपनी मदर की गोद में बैठ गया। मैडम यू उन कागज़ों को देख रही थी जो शिजन उनके पास लेकर आया था। वांगची भी उन्हें देख रहा था। उसकी मदर उसके वाइट फेयर पर अपने हाथ फहरा रही थी। सडनली वो उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उन्होंने वांगची के चेहरे को छुआ। वो उसके ईयर के पीछे उसे प्यार से सहला रही थी। वो उसे देखकर कहती है, लानजान लानजान, तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे ना, और तुमने इससे बचने के लिए एक सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। वो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई थी। उन्होंने वांगची के माथे पर किस किया। वांगची ने अपनी पूंछ हिलाई। दूसरी तरफ शिजन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो कहता है, माँ आप इस सिचुएशन में हंस कैसे सकती हैं? प्लीज़ ज़रा सीरियस होइए। देखिए उसने खुद को कर्ज कर लिया है। ये सुनकर मैडम लेन फिर से हंसने लगी। वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि उसने खुद को कर्ज किया है, और ये भी जानती हूँ कि ये कर्ज बहुत सीरियस है। लेकिन हुआन तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि वांगची ने क्यों ये ज़रूरी समझा कि उसे अपने ऊपर एक कर्ज ले लेना चाहिए। शिजन ने अपनी नज़रें झुका ली थी। अब वो अपने ही सवाल के बारे में सोच रहा था। उसे पता है कि लानजान ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, लेकिन क्या ये इतना ज़्यादा ख़राब था? अब वो क्या करेगा? क्या इस कर्ज को तोड़ने का कोई भी उपाय नहीं है? कैसे वो उसे फिर से ह्यूमन बनाएंगे? मैडम लेन ने शिजन को देखकर शाई किया। वो कहती है, हुआन यहाँ आओ। शिजन ने अपनी मदर की तरफ देखा और फिर वो उठकर उनके पास चला गया। वो थोड़ा झुक गया था। मैडम यू उसके कंधे को पकड़कर उसके कान के पास पे किस करके कहती है, हुआन इस श्राप को ख़त्म करने का एक ही उपाय है। जो भी शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी। शर्त क्या है ये तो तुम्हें पता है ना? इस पर शिजन कहता है, मुझे पता है कि शर्त क्या है, लेकिन शर्त है कि इसका सोलमेट ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होगा। मैडम लेन शिजन के लंबे बालों को सहलाकर कहती है, हुआन इतना ज़्यादा परेशान मत हो।
तुम्हें बस लांसान को थोड़ा टाइम देना है। वो बस टाइम ही तो मांग रहा है। उसे खुद से प्यार में पड़ना है। उसे अपना सोलमेट खुद से चुनना है। तुम लोग उसे समय तो दे ही सकते हो ना। शीजन थोड़ा सैड होकर कहता है, लेकिन माँ, वो तो चला गया है। मेरा भाई, मैंने उसे खो दिया। उसकी बात सुनकर मैडम लेन को हंसी आ गई। वो कहती हैं, गया? लांसान कहाँ गया? वो कहीं भी नहीं गया है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? उसने बस अपना शेप चेंज किया है। जब ये श्राप टूटेगा तो वो वापस इंसान बन जाएगा। वांगजी का सिर्फ शरीर बदला है, वो खुद से नहीं बदल गया है। शिचिन ने इस बात पर नोट किया। तभी उसने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया तो देखा कि वांगजी उसकी जांघ पर आकर सो गया है। उसकी आंखें बंद थी। शिचिन ने धीरे से स्माइल की और उसके पंजे को छुआ तो वांगजी ने आंखें खोली। तभी शिचिन कहता है, मदर, लेकिन अंकल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। मैडम लेन इस बात पर आई रोल करके कहती है, वैसे भी वो कौन सी बात से खुश होते हैं। और जैसा उन लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही लेंचिरेन और बाकी एल्डर्स को ये बात पता चली कि वांगजी ने अपने ऊपर एक कर्स ले लिया है तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने मैडम लेन से कहा कि उनकी ही गलती है, उन्होंने ही ज़रूर वांगजी को ये कर्स दिया होगा। लेकिन फिर वांगजी उन पर गुर्राने लगा। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वांगजी के मैरिज में ये कैसी प्रॉब्लम आ गई है? अब कौन होगा जो वांगजी से शादी करेगा? किसी फॉक्स से कोई भी क्यों शादी करना चाहेगा? ये कितना फ़नी होगा। अब वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी इस बारे में नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने एक कहानी बना दी। उन्होंने सब लोगों से ये कहा कि जब शिचिन और वांगजी एक नाइट हंट पर थे तब उसे ये कर्स मिला जिसकी वजह से वो फॉक्स बन गया है। और अब ये कर्स तभी टूटेगा जब उसे उसका ट्रू लव मिलेगा। ये सब कुछ सुनकर सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वांगजी की शादी की बात रुक गई थी। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ गई थी। अब सब सेक्ट के लोग ये जानना चाहते थे कि वो कौन होगा जो वांगजी का सोलमेट होगा। सभी सेक्ट के डिसिपल्स, राजकुमार, राजकुमारियाँ ये जानना चाहते थे कि क्या उनमें से कोई वांगजी का सोलमेट हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये इनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। वांगजी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कहीं उसका ये आइडिया उस पर तो उल्टा नहीं पड़ गया। लेकिन जो भी हो, एटलीस्ट अब वो फॉक्स है, उस पर उतना प्रेशर तो नहीं होगा जितना एक ह्यूमन होने पर होता। अब जो भी लोग वांगजी से मिलने आते थे उसे उनसे बात करने या फिर उन्हें खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब भी वो उनसे बोर होता था वो चुपके से वहाँ से निकल जाया करता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। वांगजी को फॉक्स बने हुए कुछ साल बीत गए थे। एक बार पीछे की पहाड़ियों पर एक फॉक्स को देखा गया, लेकिन वो फॉक्स वांगजी नहीं है। वांगजी सोच रहा था कि जो कोई भी ये नई फॉक्स है जो पीछे की पहाड़ियों पर घुस गई है वो मेरी मदर तो नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका कलर मेरी तरह सफ़ेद है। और जो ये नई फॉक्स यहाँ पर घुस गई है उसका कलर ब्राउन है। ये ज़रूर कोई जंगली फॉक्स है जिसे ये भी परवाह नहीं है कि इस टेरिटरी को वांगजी ने अपनी सेंट से मार्क कर रखा है। वो जो जंगली फॉक्स है वो पीछे की पहाड़ी पर घूम रही थी, घास में इधर उधर दौड़ रही थी, कीट पतंगों को खा रही थी। उसने सारी घास को तोड़ दिया था। वो उस घास पर लेटी हुई थी। वांगजी ने उसे देखकर गुर्राना स्टार्ट किया। वांगजी की आवाज़ सुनकर उस फॉक्स ने ऊपर देखा तो वांगजी उसे ही देख रहा था। वो ब्राउन फॉक्स वांगजी को देखकर अपनी पूंछ हिला रही थी, जैसे वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। वैसे तो वांगजी को लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये उसकी टेरिटरी है, यहाँ पर ऐसे ही कोई भी कैसे घुस सकता है। इसका विरोध तो वो करेगा। इसलिए वांगजी एक बार फिर से उस पर गुर्राया। इस बार वो दूसरी फॉक्स भी उस पर भौंकी और उसने फिर से अपनी पूंछ हिलाई। वांगजी के चैलेंज करने के बाद भी ये फॉक्स वहाँ से जा नहीं रही है। अगर ये वहाँ से चली जाती तो वांगजी से छोड़ देता, लेकिन ये तो बहुत ढीठ है, जा ही नहीं रही है। इसलिए वांगजी ने एक बार फिर से उसे देखकर गुर्राया। तो इस बार वो फॉक्स थोड़ा डर गई और उसने अपने कान पीछे किए, लेकिन वो वहाँ से भागी नहीं, बल्कि वो वांगजी के साथ फिर से लड़ने लग गई थी। वांगजी उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था और उसके सामने वो सबमिट भी नहीं करना चाहता था। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे थे और एक दूसरे के साथ अपने पंजों से लड़ाई कर रहे थे। वो ब्राउन फॉक्स वांगजी के पंजों से छूटकर पेड़ों की तरफ भागने लग गई थी, लेकिन वांगजी भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। वो भी उसे चेज़ करने उसके पीछे भागा। उसका पीछा करते करते वो माउंटेन से क्लाउड रेसेस के पास आ गया था।
वांग जी उस फॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन में भगाना चाहता था, जहाँ पर कम लोग हों। वो नहीं चाहता कि वो उसके सेक्ट में चली जाए, लेकिन ये फॉक्स है कि मान ही नहीं रही है। तभी वांग जी ने देखा कि वो झाड़ियों के बीच चली गई है। वो भी उसके पीछे पीछे गया। सडनली किसी की आवाज़ आई, आओ। वांग जी अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और वो इधर उधर देखने लग गया था। ये क्या, वो फॉक्स कहीं गायब हो गई। वांग जी ने घास पर अपनी नाक लगाई और वो उस फॉक्स की सेंट को सूंघते सूंघते उसे ढूंढने लगा। वो आगे बढ़ने लगा। झाड़ियों के बीच वो किसी ब्लैक फैब्रिक के अंदर चला गया। अभी भी वो उस फॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अभी भी उसे उसकी खुशबू आ रही है। वो जानना चाहता है कि वो कहाँ चला गया। तभी उसने एक स्ट्रेंजर की आवाज़ सुनी, जो हंसते हुए उससे कहता है, लिटिल फॉक्स, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी आवाज़ सुनी है, लेकिन सच्ची मैं उस तरीके का ओमेगा नहीं हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो। उसकी आवाज़ सुनकर वांग सरप्राइज हो गया था और वो जल्दी से उसके स्कर्ट से बाहर आया और उससे दूर हो गया। उसके फरी फेस पर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी सोच रहा था कि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, वो तो बस उस फॉक्स को ढूंढ रहा है। वांग जी अभी विश कर रहा था कि काश वो ह्यूमन होता तो वो इस ओमेगा से माफ़ी मांग पाता, उसे बताता कि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, वो तो बस एक फॉक्स को ढूंढ रहा था, इसलिए ये हो गया गलती से। तभी वो स्ट्रेंजर, वो ओमेगा, वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठा। वो उसका एक हाथ पकड़ कर कहता है, डोंट वरी फॉक्स गगा, मुझे पता है आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे। वो ओमेगा अभी भी हंस रहा था। वांग जी ने स्लोली उसके हाथ से अपना हाथ वापस लिया, जैसे वो उस ओमेगा को छूना नहीं चाहता हो कि कहीं वो उसे ये ना कह दे कि उसने उसे अक्यूज़ किया है। वांग जी को ऐसा करता देख वो ओमेगा कहता है, फॉक्स गगा, ऐसा तो मत कीजिए। देखिए मैं आपसे कितना फ्रेंडली होकर बात कर रहा हूँ और आप हैं कि अपने हाथों को मुझसे इस तरीके से छुड़ा रहे हैं। वांग जी कंटिन्यूअसली उस स्ट्रेंजर को देखे जा रहा था। आखिर ये है कौन। ये गुसुलैन का मेंबर नहीं है और जिस तरीके के इसने कपड़े पहन रखे हैं ये किसी प्रोमिनेंट सेक्स से भी नहीं लग रहा है। तो क्या ये कोई गेस्ट डिसिपल है। ऐसा हो सकता है। वांग जी को पता है कि उसके सेक्ट में अब कुछ ही टाइम में लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत से बड़े और छोटे सेक्ट के डिसिपल यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये भी शायद उनमें से ही एक होगा। तभी वो स्ट्रेंजर कहता है, ठीक है, क्या तुम्हें ये चाहिए। वो अपनी स्लीव में से कुछ निकाल रहा था। वांग जी तो बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। वो तो वहाँ से भागने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी उस स्ट्रेंजर ने अपनी स्लीव से एक डम्पलिंग निकाला। उसने उसका एक टुकड़ा वांग जी की तरफ बढ़ाया। वो कहता है, क्या तुम इसे नहीं लेना चाहोगे। वो मैंने इसे शे टाउन में लिया था। वैसे तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे बाद में खाऊंगा, लेकिन मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ओमेगा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी भी यही सोच रहा था कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसने ज़्यादा नहीं सोचा और उस ओमेगा के हाथ से उस डम्पलिंग के पीस को छीन लिया और फिर वो वहाँ से भाग गया। वो ओमेगा वांग जी की ऐसी हरकत देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे क्लाउड ड्रेसेस में गूंज रही थी। शिचन वांग जी के साथ जिंगशी में था। वो वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी, लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे लगता है तुम्हें भी उसमें पार्ट लेना चाहिए। उसने अपनी टी का कप टेबल पर रखा। वांग जी उसकी तरफ मुंडी घुमाकर उसे देखने लगा। इस पर शिचन कहता है, क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना किस तरीके से जिंगशी में बंद रहकर तुम्हारा ये कर्स टूट जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा करने के लिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। शिचन की बात सुनकर वांग जी ने हफ किया। उसने अपना हेड उसकी लैप में रखा हुआ था। उसने शिचन को करेक्ट नहीं किया कि क्यों उसने खुद को यहाँ पर आइसोलेट करके रखा है। वैसे तो वो अपनी माँ से मिलने जाया करता है, पीछे की पहाड़ियों पर घूमा करता है, लेकिन जब से वो उस ओमेगा से मिला है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा है और फिर वो ऐसे किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। कितने दिनों से वो गेस्ट डिसिपल्स की नज़रों से बचते बचाते इधर उधर जा रहा है। अब वो उनके सामने सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि शिचन उसके बारे में चिंता कर रहा है। तभी शिचन कहता है, वांग जी देखो, इस समय हमारे यहाँ लेक्चर के लिए तुम्हारी उम्र के बहुत से लोग आए हैं। मुझे लगता है तुम्हें बाहर जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, एक दो दोस्त तो बनाने ही चाहिए। उसकी बात सुनकर वांग जी ने अपना चेहरा अपने हाथों के बीच में छुपा लिया। शिचन फ़ोन करके कहता है, वांग जी, क्या तुम मुझ पर इतना भी फेवर नहीं कर सकते हो।
इस बात पर वांग जी ने चिढ़कर अपने कानों को पीछे किया। अब उसे शिचिन की बात तो माननी ही पड़ेगी, वरना उसका भाई नाराज़ हो जाएगा। वांग जी मान गया था। इस बात से शिचिन भी खुश हो गया। वह कहता है, ठीक है, इस बारे में मैं अंकल को भी बता दूंगा। वांग जी ने शाई किया। अब वो दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो बस चाहता है कि उसका भाई जल्दी से अपनी चाय ख़त्म करे और उसके कमरे से चला जाए। तभी शिचिन उठकर कहता है, वांग जी, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगे? वांग जी ने अननोइंगली अपने भाई की तरफ देखा, लेकिन फिर वो मान गया। वो शिचिन के साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसकी तरफ देख नहीं रहा था क्योंकि वो उससे अभी भी अननॉय है। शिचिन उसे बाहर घुमाने लेकर गया। वांग जी का ध्यान तो बार बार बाकी चीज़ों पर जा रहा था क्योंकि वो अभी एक फॉक्स है, इसलिए उसे बाकी जानवरों की खुशबू, उनकी आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। उसका मन वहाँ जाने को हो रहा है, लेकिन अभी उसने अपने भाई से वादा किया है कि वो उसके साथ घूमेगा, तो उसे घूमना ही पड़ रहा है। तभी किसी की आवाज़ आई, जेबुजन, हम फिर से मिल गए। आप ठीक तो हैं? वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गेस्ट क्वार्टर में? उस आवाज़ को सुनकर वांग जी ने उस पर्सन की तरफ देखा तो सामने वही ओमेगा बहुत ही ब्राइटली स्माइल कर रहा था। उसे इस तरीके से स्माइल करता देख वांग जी का तो उसे बाइट करने का मन कर रहा था। आखिर ये इतना ज़्यादा क्यों हंस रहा है? इसे पता नहीं है कि क्लाउड ड्रेसेस में इमोशंस दिखाना अलाउड नहीं है। और फिर ये सीजन को देखकर क्यों स्माइल कर रहा है? उसके भाई ने इसके लिए ऐसा क्या कर दिया जो इतना हंस रहा है? तभी शिचिन भी उस पर्सन की तरफ स्माइल करके कहता है, वेगोंग से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी यहाँ पर अच्छा फील कर रहे होंगे। वो ओमेगा वेपुशान शिचिन से कहता है, हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गुसू लैंड में बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। इस पर शिचिन कहता है, रूल्स तो हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें फॉलो करेंगे जब तक आप यहाँ पर हैं। इस पर वो ओमेगा नर्वसली हंसकर कहता है, हाँ ज़रूर। उसने अपनी 3 उंगलियाँ हवा में उठाई। वो कहता है, मैं विंग कर्टिसी नेम वेवुशियान प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ रूल्स को अच्छे से निभाऊंगा। शिचिन स्माइल करके कहता है, मुझे आपका डेडिकेशन पसंद आया वेगोंग से। दूसरी तरफ वांग जी विंग और शिचिन को बारी बारी से देखे जा रहा था। आखिर ये दोनों पहले कब मिले? क्या एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शिचिन ने विंग पर कोई एहसान किया हो? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? वांग जी को लग रहा था जैसे सब उसे इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए उसने अपनी टेल से शिचिन के एंकल पर मारी। तब जाकर शिचिन को महसूस हुआ कि उसके साथ वांग जी भी है। वो कहता है, ओ। वो विंग को देखकर कहता है, वेगोंग से ये। तभी विंग खुद ही कहता है, ये फॉक्स गगा है। वो वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने फिर से वांग जी का हाथ पकड़ा जैसे उसने उस दिन पकड़ा था जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। विंग के चेहरे पर एक ब्राइट सी स्माइल थी। वांग जी को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि क्या विंग इतनी ब्राइट स्माइल उसे दे रहा है। तभी शिचिन थोड़ा कन्फ्यूजन में कहता है, फॉक्स गगा? लेकिन फिर वो समझ गया, वांग जी फॉक्सी तो है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।